नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए यार, आज हम लोग सेट नंबर 6 जो है डिस्कशन करने वाले हैं और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है डीके शर्मा मैथमेटिक्स। ओके ना, यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं दिख पाता, तो आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड रहेगा तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके ना, तो आ जाए यार, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है यार, एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों और एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात निकालना। देखिए यार, सबसे पहले तो चीजें लोगों को पता होता है, लेकिन ये द्वादश भुज का मतलब क्या हुआ ये क्लियर नहीं हो पाता। द्वादश भुज कहने का मतलब 12 भुजा, द्वादश यानी 10 भुज कहने का मतलब 10 भुजाओं वाला बहुभुज, एकादश भुज कहने का मतलब 11 भुजाओं वाला बहुभुज, द्वादश भुज कहने का मतलब 12 भुजाओं वाला बहुभुज का इन आंतरिक कोणों के माप का अनुपात निकालना है। और आप सभी लोगों को पता है, अगर भुजा का संख्या n है, n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों की अगर बात करें, सभी अंतः कोणों का योग जो होता है, ये पता है आप लोगों को, n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर एक अंतः कोण की बात करें, एक अंतः कोण कितना, तो सभी अंतः कोणों के योग में अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा एक अंतः कोण। सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। एक अंतः कोण बोले तो n-2 इंटू 180 बट्टा n, नंबर ऑफ साइड से भाग दीजिएगा तो एक अंतः कोण आ जाएगा। ओके ना। सवाल में कहा नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात। इस सवाल में एक अंतः कोण की बात नहीं किया है। अगर कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, इसका मतलब एक अंतः कोण की ये बात कर रहा है। तो कहा अष्टभुज के अंतः कोण यार कितना हो जाएगा, तो 8-2 इंटू 180 डिग्री और बट्टा में 8, चूंकि एक अंतः कोण, और द्वादश भुज यानी कि 12-2 इंटू 180 बट्टा में 12 से डिवाइड करिएगा तो ये अष्टभुज के एक अंतः कोण आ गया, ये द्वादश भुज का एक अंतः कोण। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यार, ये 6 है तो 2 चौक 8, 2 से काटिएगा 3 बार में, 180 से 180 कैंसिल, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 3 तिया 9, 2 पचे 10, 9 अनुपात 10। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा यह आरेख एक क्लास में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। F जो है ये फुटबॉल खेलने वाले छात्रों को, H जो है ये हॉकी खेलने वाले छात्रों के संख्या को, और B जो है बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों को संख्या को डिनोट करता है। सवाल का वास्तव में 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है डाटा, उस चीज को जोड़ लीजिए। ये 14 है, यहाँ पे सुधार थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो देखें यार, कहा 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, 2 खेल, ओनली 2 खेल खेलने वाले छात्र। तो देखिए यार, ये वाला जो पोर्शन है, इस चीज को देखिए गौर से, ये 2 खेल खेलने वाले छात्र हैं। ये है ओनली 2 खेल खेलने वाले, जो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले, ओनली 2 खेल खेलने वाले छात्र कितने हैं, 12, प्लस यहाँ पे फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले ओनली कितने छात्र हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले ओनली कितने छात्र हैं, 13। और यहाँ पे ये जो है हॉकी और वॉलीबॉल खेलने वाले टोटल, बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल कितने छात्र हैं, टोटल नहीं, ओनली हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल कितने छात्र हैं, 14। यार 4 3 7 2 9 2 1 3, टोटल 39 छात्र ऐसे हैं जो 2 खेल खेलते हैं। आप बोलेंगे सर इस 15 को क्यों नहीं लिए, तो 15 जो है ये 3 खेल खेलने वाले छात्र हैं, और सवाल में बोला केवल 2 खेल खेलने वाले छात्र। ओके ना, चलिए आगे देखिए। कहा k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस k बराबर 0 के मूल्य समान है। आपको हमने पिछला सेट में एक चीज कराया था
कि यार अगर मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 के बराबर होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, तो बी है यहाँ पे 4√3, 4√3 का स्क्वायर करिएगा तो 16 तिया 48 माइनस 4 ए का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है के इज इक्वल टू 0। तो यार 48 माइनस 16 के बराबर 0, तो 16 के बराबर 48, तो के बराबर 16 तिया 48, के का वैल्यू कितना 3, ऑप्शन बी। याद रखना हमने बताया था 3 कंडीशन था। पहला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो इसके दोनों हल जो होंगे अलग अलग होंगे, अलग अलग एवं वास्तविक होंगे। दूसरा कंडीशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो इसके दोनों हल बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, इसका मतलब दोनों हल जो हैं वो अलग अलग तो होंगे ही लेकिन काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे। तो ये चीज हमने डिस्कस कर दिया था अच्छे से पिछला सेट में। अगर आप लोग रेगुलर देख पा रहे होंगे तो समझ गए होंगे। देखिए का यार एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है जिसका मोटाई 1 सेंटीमीटर है, का जिसका बाहरी आयाम यानी भुजा, लकड़ी के बाहरी आयाम यानी बाहरी भुजा लंबाई 22 है, चौड़ाई 17 है, ऊंचाई 12 है, का इसमें सीमेंट से इसे पूरी तरह से भरा जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा क्या होगी। जैसे देखें यार यहाँ पे 3D फिगर तो क्लियर दिख नहीं पाएगा लेकिन हम एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देते हैं आप लोगों को। समझिए जैसे ये एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, इसका मतलब है कि ये बक्सा जो है घनाभ के आकार का है। ऐसा एक बक्सा है जो ऊपर से भी बंद है और इसके दीवार का जो मोटाई है ना, ये जो मोटाई है ये चारों तरफ मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर है। और कहा इसके अंदर जो है इसमें सीमेंट भरा गया, सीमेंट भरा गया तो कहा सीमेंट का आयतन ज्ञात करना, मात्रा यानी क्वांटिटी यानी आयतन निकालना है। तो यार आप बताएं बाहरी लंबाई दिया है आपको 22, बाहरी लंबाई 22 है तो बाहरी लंबाई में से अगर इस दीवार का मोटाई इधर भी 1 और इधर भी 1, दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर, अगर बाहरी लंबाई में से अगर दीवार का मोटाई घटाइएगा तो क्या अंदरी लंबाई नहीं आ जाएगा। तो बाहरी लंबाई 22 में से दोनों तरफ 1-1 दीवार का मोटाई 2 घटाइएगा तो अंदर का लंबाई आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई, बाहरी चौड़ाई है यार 17 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई में से अगर दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर दीवार का मोटाई तो एक का एक कितना 2 घटाइएगा तो अंदरी चौड़ाई आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और हाइट जो है यार टोटल है, बाहरी दीवार का हाइट है 12, इसमें से अंदरी दोनों ऊपर और नीचे दोनों का मोटाई 1-1 घटाइएगा 2 घटाइएगा तो अंदर का हाइट आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। और का ये जो अंदर वाला बक्सा है ना ये सीमेंट से भरा गया है तो सीमेंट का मात्रा यानी आयतन निकालना है। तो अंदर वाला भाग का लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम, ऊंचाई मालूम, तो क्या अंदर वाले भाग का आयतन नहीं निकल जाएगा। आयतन आपको पता है LBH है, इसका मतलब ये पेटी बक्सा जो है घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 15 दूना 30 पर 2 जीरो चपका दीजिए 3000 घन सेंटीमीटर सीमेंट का आयतन आ जाएगा। देखिए यार कहा कि एक त्रिभुज जो है MNP और दूसरा त्रिभुज है DEF समरूप है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, मेंटली कर लेना है इस सवाल को। का MNP जो त्रिभुज है उसका एरिया 1024 वर्ग सेंटीमीटर है और DEF का एरिया 144 वर्ग सेंटीमीटर है। का त्रिभुज MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है तो त्रिभुज DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। यार देखें सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। एरिया का रेशियो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो यार MNP का एरिया है 1024 रेशियो यानी बट्टा DEF का एरिया है 144 बराबर एरिया का जो रेशियो है ये संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर। कहा कि MNP का भुजा है 64 और DEF का भुजा निकालना है हम लोग मान लिए x, तो एरिया का रेशियो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर। अब यार दाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा तो बाएं साइड वर्गमूल 1024 का वर्गमूल 32 और 144 का वर्गमूल 12।
32 एक बार, 32 दूना 64, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज DEF की सबसे लंबी भुजा हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए, कहा 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। 5 मैच का औसत अगर 125 है तो 5 मैच का टोटल रन हो जाएगा कितना? 5 गुना 125। ओके, का पहले 2 मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है। 2 मैच का औसत है 150, तो 2 मैच का टोटल रन हो गया 2 गुना 150 प्लस, आगे सवाल में कहा थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। देखिए, का अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत जो है 110 है। यार शुरू के 2 मैचों में बनाए गए रनों का जो एवरेज था वो कितना दिया था? शुरू के 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 150 और अंतिम के 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 था। तो यार ये शुरू के 2 मैच, ये आखिरी के 2 मैच, टोटल 4 मैच, तो 5 मैच के टोटल रन में से अगर 4 मैच का टोटल रन घटा दीजिएगा तो क्या एक मैच नहीं बचेगा? जैसे मान लीजिए ABCDE, ये 5 मैच खेला तो शुरू के 2 मैच और आखिरी के 2 मैच में बनाए गए रनों के योग को अगर 5 मैच में बनाए गए टोटल रनों के योग में से घटा दीजिएगा तो बीच वाला एक बच जाएगा। अब तो सॉल्व कर लीजिएगा। 5 5 25, 5 दूना 10, अदू 12, 5 1 625, 150 300 हो गया और ये 300 है और ये 11 दूना 22, 220 है, तो 520। 625 में से 520 गया कितना? 105 रन, यानी कि तीसरे मैच में उस बल्लेबाज ने टोटल 105 रन बनाए। ओके ना, चलिए आगे। देखिए 7 नंबर का, एक क्लास में 28 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत जो है, बॉयज द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 12.5 और गर्ल्स द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 14.5 का। यदि समग्र औसत, समग्र यानी बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर पूरे क्लास का जो एवरेज है ये 13.1 है, तो यार आप यहाँ पे बताएं 13.1, 14.1 में से 13.1 घटाइएगा कितना बच जाएगा? 1.4। 13.1 में से 12.5 घटेगा कितना बच जाएगा? 0.6। अब यार 2 7 14, 2 तिया 6, यानी क्लास में लड़कों का संख्या है 7 यूनिट और लड़कियों का संख्या है 3। लड़कों का संख्या 7 लेकिन दिया है 28, 7 यूनिट 28 तो 1 यूनिट है 4। सवाल बोला कि बताइए छात्रों की कुल संख्या कितना, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 7 लड़का 3 लड़की, तो टोटल स्टूडेंट हो गया 10 यूनिट, 1 यूनिट 4, तो 10 यूनिट बराबर 10 चौक 40, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे देखिए, कहा 3364 की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि। यार अगर आप जो पैसे बैंक में जमा करते हैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद जो पैसा बैंक आपको वापिस करता है वो कहलाता है मिश्र धन। आप जो जमा करिएगा वो मूलधन, बैंक जो आपको ब्याज सहित पैसा लौटाएगा वो कहलाएगा मिश्र धन। तो सवाल कहा कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 वर्षों तक के लिए निवेश किए और बी के हिस्से को उसी दर से 7 वर्ष के लिए निवेश किए, तो का उन दोनों को बराबर राशि मिलता है, यानी दोनों का अमाउंट बराबर है। तो ए का हिस्सा, देखिए यार ए का मूलधन हमने मान लिया ए रुपया, 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल में 5% यानी कि 1/20 मूलधन 20, एक ब्याज मिला तो एक साल में मिश्र धन हो जाएगा कितना? 21/20। एक साल में हो जाएगा इतना, 5 साल में कितना? तो पावर में 5।
यार बी का मूलधन है बी रुपया, कहा 5% के दर से ब्याज मिला तो एक साल में मिश्रधन हो जाएगा कितना 21/20, एक साल में इतना तो 7 साल में कितना पावर में 7, और दोनों का अमाउंट बराबर है। ओके ना। अब यार 21/20 इधर 5 ठो है, इधर 7 ठो है, तो 5 ठो से 7 ठो काट दीजिएगा, कै ठो बचेगा 2 ठो। अब यार A/B बराबर 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। ए का मूलधन है 441, बी का हिस्सा 400, दोनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 441 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना 3364। तो एक यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 4, एक यूनिट 4 है तो कहा ए का हिस्सा है कितना 441 यूनिट है, एक यूनिट 4 तो 441 कितना 4 से गुना करिएगा, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 1 1764 रुपया। ओके चलिए, ये थोड़ा सा खूबसूरत सा सवाल है सवाल आसान सा ही लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए कहा एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, एक नल पूरा टंकी जो है कितने घंटे में 4 घंटे में भर देगा। कहा नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया गया। यार सुनिए, टोटल टंकी पूरा टंकी 4 घंटे में भरेगा तो 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा 3 घंटे का टाइम लगेगा, हाँ या ना। पूरा टंकी अगर 4 घंटे में तो 3/4 भाग भरने में कितना समय लग जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 घंटा लग जाएगा। पूरा टंकी भरने में 4 घंटा तो 3/4 भाग भरने में 3 घंटे का समय लगेगा। ओके ना। अब सवाल का फिर समान क्षमता के 2 और नल खोल दिए गए। यार अब 2 नल और खोल दिए समान क्षमता के, तो ये दोनों भी 4-4 घंटे में भरेंगे तो सबका एलसीएम कितना 4, तो ये टंकी का टोटल कैपेसिटी है 4 यूनिट, जिसमें से 3/4 भर गया है। तो यार 4 का 3/4 यानी कि 3 यूनिट भरा है, 3 यूनिट क्या है भरा है। 4 लीटर का टंकी है, 3 लीटर भरा है तो शेष भरना है कितना 1 यूनिट भरना है, और सारा खेल इसी का है यार, एक का ही भरना है। चूंकि 3 तो पहले ही पहला नल अकेले 3 लीटर भर दिया, पहला नल अकेले, टोटल टंकी 4 लीटर का है, 3 लीटर पहला नल अकेले 3 घंटा में भर दिया, 3 लीटर 3 घंटा में भर दिया। अब 1 लीटर और भरने के लिए बचा। अब देखिए तमाशा क्या हो रहा है, 1 लीटर जो भरना है इसी के लिए सारा खेल है। कहा 2 नल और खोल दिए तो सबका क्षमता कितना है 1-1 यूनिट, सबका क्षमता 1-1 है। तो यार आप बताएं आगे का। फिर 15 मिनट बाद टंकी से पानी निकलने के लिए पहले नल से 2 गुने क्षमता वाले नल एक और खोल दिया गया, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय। ओके देखिए यार, समान भार क्षमता के 2 और नल को खोला गया, तो यार अब टोटल 3 नल चलेंगे ना यार, 3 लीटर तो 3 घंटा में भर गया, अब शेष 1 लीटर टंकी को और भरना है। कहा कि अब 2 नल और ओपन कर दिए, 1 नल पहले से ओपन था, 2 नल और ओपन कर दिए, तो टोटल 3 नल ओपन है। पहला 1 घंटा में 1 लीटर, दूसरा 1 लीटर, तीसरा 1 लीटर, तो तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना लीटर 3 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर, तो 15 मिनट यानी 1/4 घंटा, 15 मिनट यानी 1/4 घंटा में कितना लीटर भरेगा 3/4 लीटर भर देगा। अब यार आप बताएं 1 लीटर भरना था, 1 लीटर भरना था, 3/4 भर दिया तो शेष बच रहा है कितना 1/4 लीटर अभी और भरने के लिए बच रहा है। क्लियर है बा? अब आगे का अब हुआ क्या कि एक पानी निकालने वाला नल और खोल दिए, पानी निकालने वाला एक नल और खोल दिए, ये एक नल और खोले, इस कितने समय में पूरा टंकी खाली करेगा ये नहीं पता, लेकिन ये दिया है कि खाली करने वाला नल का क्षमता पहले नल से 2 गुना है, खाली करने वाला नल का जो एफिशिएंसी है वो पहले से 2 गुना, पहला का क्षमता 1 है तो खाली करने वाला नल का क्षमता 2 होगा, और खाली करने वाला नल का एफिशिएंसी अर्थात इसके एफिशिएंसी को माइनस से डिनोट किए। अब यार टोटल कितने नल चल रहे हैं, 3 नल पहले से ओपन थे और एक खाली करने वाला नल ओपन कर दिए, तो टोटल 4 नल अब ओपन हो गए, तो ये तीनों मिलकर 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, तो 1 घंटा में पानी जाएगा 1 लीटर, 1 घंटा में 1 लीटर, तो 1/4 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 1/4 घंटा समय लगेगा, और यानी कि 15 मिनट टाइम और लगेगा। तो यार 3 घंटा तो शुरू में लगा, 3 घंटा शुरू में, 15 मिनट तक तीनों चला, 15 मिनट तक,
तो ये 15 मिनट, और बचे हुए 1/4 भाग को चारों मिलकर चलेगा तो 15 मिनट में भरेगा, तो टोटल टंकी को भरने में 3 घंटा 30 मिनट का समय लग गया। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से सवाल आप लोग करिएगा। देखिए आगे सवाल का, प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम है। का प्रियंकुर का जो प्रेजेंट एज है ये रिहाना के आयु के 3 गुना से, तो यार रिहाना के आयु के 3 गुना से 7 कम है, तो रिहाना का एज अगर 1 साल है तो प्रियंकुर का जो एज होगा रिहाना के आयु के 3 गुना से 7 साल कम होगा। तो रिहाना का परसेंटेज x ईयर, प्रियंकुर का परसेंटेज 3x - 7 ईयर। अब आगे कहा, अब से 16 वर्ष बाद, आज से यानी प्रेजेंट से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु का 150% होगा। तो यार 16 वर्ष बाद प्रियंकुर का एज कितना होगा? प्रेजेंट में एज इतना है तो 16 वर्ष कितना, 16 ऐड कर दीजिए। रिहाना का प्रेजेंट एज x है, 16 वर्ष बाद कितना होगा, x + 16। और कहा 16 वर्ष बाद जो प्रियंकुर का एज है वो रिहाना के एज का 150%, 150% यानी 3/2 गुना है। अब यार देखें, इसको अगर ऐड कर लेंगे ना यार, -7 + 16 कितना हो जाएगा, प्लस का 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 6x + 9 दूना 18, ये प्लस का होगा ना, 9 दूना 18 बराबर 3x + 16 तिया 48। 3x इधर आके घटेगा तो 3x बचेगा, 18 उधर जाके घटेगा तो 30 बचेगा, तो x बराबर 10। x का वैल्यू 10 का प्रियंकुर की वर्तमान आई, तो प्रियंकुर का परसेंटेज देखें, 10 तिया 30 में से 7 गया कितना, 23 साल। ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे। देखिए कहा, यदि 750 रुपए को x/z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 y - 10 और z - 15 के हिस्से का रेशियो है 5:4:3। देखें यार सवाल काफी आसान है, अगर बेसिक करेंगे तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर इस चीज को आप समझ गए तो सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। x - 5 कहने का मतलब ये हुआ कि x को जितने हिस्सा मिला है उसमें से अगर 5 रुपए निकाल दीजिएगा तो उसके बचा हुआ जो हिस्सा है वो है 5 यूनिट। y को जितना हिस्सा मिला है उसमें से 10 रुपए माइनस कर दीजिएगा, y को टोटल जितना पैसे मिला उसमें से 10 रुपए माइनस करिएगा तो y का बचा हुआ हिस्सा है 4 यूनिट। z - 15 कहने का मतलब हुआ कि z को जितना हिस्सा मिला उसमें से 15 अगर माइनस कर दीजिएगा तो z के पास बचा हुआ हिस्सा है 3 यूनिट, यानी कि ये तीनों के शेष हिस्से का रेशियो है। एक बार फिर से अगर x की बात करें तो ये हो गया x का टोटल हिस्सा, x - 5 कहने का मतलब x के टोटल हिस्सा में से 5 रुपया कम कर दिए तो x का बचा हुआ हिस्सा 5 यूनिट, y में से 10 घटाए तो बचा हुआ 4, z में से 15 घटाए तो बचा हुआ 3 है। यार टोटल पैसे थे 750 रुपए, टोटल 750 रुपया पैसा था। अगर x में से 5 रुपए आपने ले लिए, x को जितना दिए 5 ले लिए, y को जितना दिए 10 ले लिए, z को जितना दिए 15 ले लिए, तो इन तीनों को मिलाकर टोटल 30 ले लिए। 750 रुपए बांटने को मिले, x को जितना दिए उसमें से 5 ले लिए, y को जितना दिए 10 लिए, z में से 15 ले लिए, तो टोटल कितना हिस्सा आप ले लिए, 30 रुपए ले लिए। 750 बांटने को मिला, 30 रुपए ले लिए तो बांटे कितना, 720 रुपया। तो यार तीनों को मिले शेष हिस्सा कितना, 5 4 9 3 12 यूनिट, लेकिन बांटे हैं कितना 720, तो 1 यूनिट 6, 1 यूनिट 6 तो 5 यूनिट 6 पचे 30 ना 60 होगा, 1 यूनिट 60 है, तो यार 6 पचे 30 यानी 300, यहाँ 2400 सॉरी 240, यहाँ 6 3 18 180। अब का x/z का हिस्सा, तो यार x में से 5 लिए तो 305 रुपया है, तो x का टोटल 300 रुपया है, तो x का टोटल हिस्सा 5 रुपया ज्यादा होना चाहिए यानी 305 रुपया। y के हिस्सा में से 10 लेने के बाद उसका हिस्सा है 240, तो y का टोटल हिस्सा कितना मिलना चाहिए था, 250। z के हिस्सा में से 15 रुपए ले लिए तो उसका हिस्सा 180, तो ओरिजिनल में कितना 15 रुपए ज्यादा यानी 195। तो ऑप्शन 305 कौन सा बी में है। क्लियर है बात, चलिए आगे। बस थोड़ा सा लॉजिक को समझना था, लॉजिक समझ गए काम आसान हो जाएगा। देखिए
सवाल का किसी संख्या के वर्ग के तिगुना से उस संख्या के 4 गुना को घटाने पर, जैसे जैसे बोला लिख लीजिए, का किसी संख्या के वर्ग के तिगुना में से उस संख्या के 4 गुना को अगर घटा लेते हैं, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो संख्या से 50 अधिक होगा। का संख्या के वर्ग के तिगुना में से अगर संख्या के 4 गुना को माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा ये संख्या से 50 ज्यादा आएगा, यह इक्वेशन बनेगा। तो का संख्या ज्ञात करना है, तो यार x का वैल्यू निकालना है, तो ऑप्शन में तो x का ही मान दिया होगा। अब इसको सॉल्व करने मत लग जाइएगा, ऑप्शन से उठा लीजिए कि किस ऑप्शन को लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। अगर 4 लेते हैं, 4 लीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 4 चौक 16, 48 माइनस 16 क्या 54 के बराबर हो पाएगा? कभी नहीं। आ जाए ऑप्शन बी को देखें यार, ये गया ऑप्शन बी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75 माइनस 5 चौक 20 बराबर 5 प्लस 50 55, 75 में से 20 गया 55 बराबर 55, लेफ्ट बराबर राइट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। चलिए आगे, ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम टेकन है। का 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। देखिए यार, 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस से 2 कम है, यानी यूनिट प्लेस पर अगर x है तो 10th प्लेस पर कितना होगा? x माइनस 2 होगा। तो यार नंबर क्या होगा आप बताइए, सुनिए जरा। जैसे हम बोले ए बी, ये 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो इसका विस्तारित रूप लिखिएगा, इकाई अंक है बी, दहाई अंक, ऐसे ही रीड करते ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इधर बढ़ते हैं। इकाई अंक बी है तो बी गुना 1 बी हो गया, दहाई अंक ए है तो 10 गुना ए 10 ए हो गया। मान लीजिए ए बी सी ये 3 अंकों वाली संख्या है, तो संख्या अगर आप लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर इकाई अंक सी है तो सी गुना 1 सी होगा, दहाई अंक बी है तो 10 गुना बी 10 बी होगा। यार 100 इकाई दहाई सैकड़ा ए है तो ये 100 ए हो जाएगा। ओके ना, इस तरह से संख्या लिखते थे। तो आप जरा यहाँ बताइए, इकाई अंक x है तो नंबर होगा x गुना 1 x प्लस दहाई अंक है x माइनस 2, तो 10 से गुना करिएगा तो 10x माइनस 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 10 और x कितना? 11x माइनस 20, ये ओरिजिनल नंबर है। ओके ना। अब आगे कंडीशन में कहा कि संख्या के 3 गुना को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। यार संख्या के अंक को अगर आप बदलिएगा, संख्या के अंक को बदलने का मतलब हुआ कि 10th प्लेस पर आ जाएगा x और यूनिट प्लेस पे होगा x माइनस 2, तो नंबर क्या होगा? इकाई अंक है x माइनस 2 प्लस दहाई अंक है x यानी कि 10x, 10x और x कितना हो जाएगा? 11x माइनस 2। तो ये डिजिट बदलने के बाद ये संख्या प्राप्त हुआ, ये ओरिजिनल नंबर है, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या ये है। अब जो कंडीशन बोला वो लिख लीजिए। कहा यार कि संख्या के 3 गुना को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 में जोड़ा जाता है। तो संख्या का 3 गुना, संख्या है 11x माइनस 20 का इसका 3 गुना को संख्या के अंकों को बदलने पर जो नया नंबर मिलता है का इसका 6/7 में अगर इसको ऐड करिएगा जो रिजल्ट आएगा ये 108 आ जाएगा। ये इक्वेशन कर गए। अब एक चीज देखें, कैलकुलेशन को आप आसान कर सकते हैं यार। 3 से सब कटेगा, 3 से 3 दूना 6, 3 से काटिएगा तो 36 बार में। ओके ना। अब यार मेंटली कैलकुलेशन कर लीजिए, बट्टा में 7 है तो एलसीएम तो 7 आ जाएगा, एलसीएम 7 होगा तो 7 से यहाँ गुना करिएगा, 11 सते 77x माइनस 20 सते 140 प्लस 7 एकम 2 एकम 2, 2 से गुना करिएगा तो 11 दूना 22x माइनस 2 दूना 4 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 उधर चला जाएगा तो 7 छक 42 सतिया 21 4 25 यार 77 और 22 99 x बराबर यार 140 माइनस 4 तो माइनस 144, माइनस 144 दाएं साइड जाके 252 में जुटेगा तो कितना? 396, 99 चौक, तो x का वैल्यू आ गया 4, x 4 है। सवाल कहा कि संख्या के अंकों का योग, तो यार संख्या का यूनिट डिजिट है x, x यानी कितना? 4। ओके,
10th प्लेस पर है x माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना 2 का इनका योग क्या होगा, तो 4 प्लस 2 6, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यार 14 नंबर सवाल जो है, अगर आप एपी जीपी पढ़े हैं तो एपी के कॉन्सेप्ट को लगा के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एपी नहीं पढ़ा तो जनरल कॉन्सेप्ट से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 91 से लेकर 110 तक के संख्याओं का योग पूछा है। तो यार 1 से लेकर टोटल 110 तक के संख्याओं के योग में से अगर 1 से लेकर लगातार 90 तक के संख्याओं का योग घटा दीजिएगा तो शेष 91 से लेकर 110 तक के संख्या का योग बचेगा। और आपको तो पता ही है कि सर 1 से लेकर लगातार n तक के प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इस चीज को आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखिए दिया x के पावर 1/6 बराबर x के पावर है 2/3। x और y के बीच रिलेशन पूछा। तो यार ऑप्शन में जितने भी पावर हैं सब इंटीजर के फॉर्म में, सारा पावर इंटीजर के फॉर्म में है। और जो डाटा दिया यहाँ पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यार देखें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा नंबर पिक करिए जो 6 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। 6 और 3 से कटने वाला नंबर कौन, 6। तो 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x के पावर 6 से 6 कट जाएगा 1 बचेगा। यहाँ 3 से काटिएगा 3 दूना 6। तो y के पावर यहाँ y होगा यार, यहाँ y है। तो यहाँ y के पावर 2 दूना कितना 4। तो x बराबर y के पावर 4, x बराबर y के पावर 4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस सवाल को समझिए, सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आप सभी को पता है कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो होता है ये क्या होता है मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और पूरे के बट्टा में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ऊपर में जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू 0.1, बी का वैल्यू 0.2 और सी का वैल्यू 0.3। इन सब को जोड़िएगा 3 2 5 1 6 यानी 0.6, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा सुधार का जरूरत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है आज थोड़ा सा ज्यादा यार। देखिए ये है ऐसे और 3 बाहर में नहीं है, 3 अंदर में, रूट के अंदर में है 3, यहाँ पे है, ये ऐसे है, यहाँ पे है 3, यहाँ है 3। तो देखिए आप 1,75,616 का घनमूल कितना है 56। तो रूट के अंदर जितना नंबर दिख रहा है वो सब तो सेम है, 1,75,616, 1,75,616, 1,75,616, बस डेसिमल का फर्क है। तो ये तो कंफर्म है कि सर जो वर्गमूल आएगा वो तो 56 ही होगा, वर्गमूल सबका क्या होगा 56 होगा, बस डेसिमल का फर्क होगा। तो देखें यार रूट के अंदर डेसिमल 3 अंकों से पहले, क्यूब रूट के अंदर डेसिमल 3 अंकों से पहले है, तो रूट के बाहर डेसिमल 1 अंकों से पहले हो जाएगा यानी 5.6। सेकंड में देखें डेसिमल जो है सर 6 अंकों से पहले, वर्गमूल तो फिक्स है कि 56 ही होगा, बस डेसिमल बैठाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर 6 अंकों से पहले डेसिमल है, तो रूट के बाहर क्यूब रूट है, तो रूट के बाहर 2 अंकों से पहले 3/6/2 की 6/3 कितना 2, तो रूट के बाहर 2 अंकों से पहले डेसिमल होगा यानी वर्गमूल 56 तो होगा ही, 2 अंकों से पहले डेसिमल होगा। यहाँ देखें रूट के अंदर टोटल 9 अंकों से पहले डेसिमल है, तो रूट के बाहर 3 अंकों से पहले डेसिमल होगा, तो 0.5 3 अंक से पहले डेसिमल दे दिए, तो 6 6 5 11 6 5 11 1 12 5 1 6। क्लियर। चलिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल है मेरे भाई 2 + a, पूरे के बट्टा में है a,
अगेन 2 प्लस बी पूरे के बट्टा में बी प्लस 2 प्लस सी पूरे के बट्टा में सी बराबर 4। आपसे सवाल क्या बोला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑब्लिक दिया है, यानी कि पूरा के बट्टा में आपसे बोला ए बी सी क्या होगा, ये सवाल है। तो यार देखिए पूरे के बट्टा में ए है, यानी ए से दोनों में बारी बारी भागा, पूरे के बट्टा में बी है, यानी बी से दोनों में बारी बारी, और पूरे के बट्टा में सी है, सिमिलरली सी से दोनों में बारी बारी। ए से दोनों में दीजिएगा तो 2 बट्टा ए प्लस 1, यहाँ 2 बट्टा बी प्लस 1, और यहाँ होगा 2 बट्टा सी प्लस 1 बराबर 4। यार देखिए यहाँ 2 बट्टा ए प्लस 2 बट्टा बी प्लस 2 बट्टा सी है, तो यार अगर 2 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा सी बचेगा बराबर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 उधर जाके 4 में से घटेगा 1 बचेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे ए बी सी हो जाएगा, ऊपर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1, 2 उधर चला जाएगा बट्टा में, तो 1 बट्टा 2 ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक लाया और 30 अंकों से फेल कर गया, यानी पास करने के लिए 30 अंक और चाहिए, तो ये आया फर्स्ट डाटा से पासिंग मार्क्स। सेकंड में कहा दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिला है और कहा उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। उत्तीर्णांक यानी क्या, जो यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड था उससे 42 अंक ज्यादा ले आया। का 32% अंक लेकर आया और यह पासिंग मार्क्स से 42 ज्यादा ले आया, यानी अगर 42 नंबर कमो लाता तो ये पास कर जाता। तो ये सेकंड डाटा से पासिंग मार्क्स है, ये फर्स्ट डाटा से पासिंग मार्क्स है, दोनों पासिंग मार्क्स है अतः आपस में बराबर। अब यार 20% इधर आके 32 में से घटेगा, कितना बचेगा 12%। 42 इधर आके जुटेगा 72, तो 12% 72 है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 1% 6 आ गया। अब सुनिए यार, का पासिंग परसेंट ज्ञात करना है, पासिंग परसेंट ज्ञात करना है, तो यार ये भी पासिंग नंबर है और ये भी पासिंग है। परसेंट में रिजल्ट मांगा, किसी को यूज कर लीजिए। परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो एक तो ऑलरेडी परसेंट में है ही, और दूसरा जो है ये संख्या के फॉर्म में है, तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। एक है 20% और एक है 30 नंबर, नंबर को परसेंट में लाइए तो रिलेशन देखिए, 6 नंबर से 1%, 6 नंबर से 1%, तो 30 नंबर से क्या परसेंट, 6 बचे यानी कि 5%, तो 20 और 5 कितना हो गया 25%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल है 1 रुपया, ब्याज है 2% और व्यक्ति को का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी यानी अमाउंट पूछा है। तो सीआई के केस में पता ही है अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट कैसे, P × 1 + R/100 और पावर में T। तो यार देखें प्रिंसिपल है एस 1 प्लस रेट है 2R बट्टा 100 और पावर में टाइम कितना 3, बस 2 से काटिएगा 50 बार में, यानी एस × 1 + R बट्टा 50 के पावर 3, तो एस × 1 + R बट्टा 50 के पावर 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा ए बी सी को 8400 रुपए प्राप्त होते हैं, वह इसे आपस में 6, 8, 7 के अनुपात में बांट लेता है। यार तीनों को मिलाकर टोटल 8400 रुपए मिले हैं, जिसको ए बी सी ये तीनों आदमी जो है 6, 8, 7 के अनुपात में बांट लिया। तो आप बताएं यार ए बी सी को मिलाकर टोटल राशि मिला क्या यूनिट, 6, 8, 14 और 7 21 यूनिट है, लेकिन 21 का वैल्यू दिया है कितना 8400 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 400, 1 यूनिट 400 यानी ए को कितना मिला 4 × 6 2400, 8 चौक 3200, बी को 7 चौक 2800। अब आगे का यदि उनकी बचत का रेशियो 3:2:4 है, बचत में रेशियो दिया है 3:2:4, 3:2:4,
तो यार आप बताएं 3 2 4 बचत का रेशियो, आगे का बी 400 रुपए बचाता है, बी का सेविंग है 2 यूनिट लेकिन दिया है कितना 400, 2 यूनिट 400 तो 1 यूनिट 200, 1 200 तो एक का बचत हो गया 600, बी का बचत है 400 और सी का बचत 4 दूना 800 का। उन तीनों के खर्च का रेशियो निकालना है। सुनिए गौर से जरा देखिए यार, एक का इनकम कितना है तो आप बोलेंगे सर ए का इनकम है 2400, ए ने बचा के रखा है 600, 2400 कमाया 600 बचा के रखा, खर्च कर दिया कितना 1800। बी का इनकम है 3200 रुपया, बचा के रखा है 400 यानी बाकी के 2800 बी ने खर्च कर दिया। सी का इनकम है 2800, 800 बचा के रखा यानी खर्च कर दिया कितना 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से सबको काटिएगा तो 2 9 18, 2 से 14 और 2 से 10, 9 14 10। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए देखिए 22 नंबर का 30 रुपए पर केजी चीनी को 45 रुपए पर केजी चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। यार 2 प्रकार का चीनी है, पहला का रेट है 30 रुपए पर केजी, दूसरा का रेट है 45 रुपए पर केजी का। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को 42 रुपए पर केजी के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होगा। यार आप सभी को पता है कि तीनों जगह का यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ करेमूल तो यहाँ भी करेमूल, पर मिक्सचर का इसने बिक्रेमूल दिया, करेमूल निकाल लेते हैं यार। 20% लाभ हुआ तो 1/5 यानी करेमूल 5 है, 1 का लाभ हुआ तो बिक्रेमूल कितना हो गया 6 यूनिट का वैल्यू 42 रुपया तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 रुपया, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 7 5 35 यानी मिक्सचर का करेमूल आ गया 35। सवाल खत्म हो गया। 35 में से 30 गया 5, 45 में से 35 गया 10, 5 दूना 5 1 कम यानी 2:1। ऑप्शन ए। देखिए कहा ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, ए जो है 2/5 भाग काम करता है 6 दिन में, तो ए पूरा काम करेगा कै दिन में 15 दिन में। का बी जो है 1/3 भाग काम 10 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में 30 दिन में। तो यार 15 और 30 का एलसीएम कितना 30, 15 दूना 30 एकम। अब सवाल क्या कहा गौर से जरा पढ़िए। कहा ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेगा। पूरा काम बोलता है यानी कि 30 यूनिट काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में, पर सवाल में बोला 4/5 भाग काम, तो 30 का 4/5 6 चौक 24 काम। तो यार 24 काम कहा ए और बी मिलकर कितने दिन में, तो एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, 3 काम एक दिन में, तो 24 काम कै दिन में 8 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पहले एक चीज आप लोग बताइए यार कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि किसी वर्कर को एक दिन में मजदूरी मिलता है 5 रुपए, एक दिन का मजदूरी है कै रुपए 5 रुपए, या सपोज मान लीजिए आपको एक दिन में मिलता है 5 रुपए, आपने टोटल 10 रुपए कमाया, टोटल 100 रुपए कमाए हैं। आपने टोटल कितने रुपए कमाए 100 रुपए कमाए हैं। एक दिन में 5 रुपए, टोटल अगर 100 रुपए कमाए तो आपने कितने दिन काम किए होंगे। तो कहेंगे ना यार कि सर एक दिन में 5 रुपया 100 रुपया लेकर घर गए यानी कि टोटल 20 25 100 यानी कि 20 दिन काम किए होंगे। तो टोटल मजदूरी में अगर एक दिन के मजदूरी से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा दिनों का संख्या। ये चीज तो लॉजिकल है, आप सब लोग को पता है ये सब चीज। सवाल देखिए, कहा ए और बी की दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी कहने का मतलब पर डे का इनकम। कहा कि दैनिक मजदूरी 3.5 रुपया और 2.5 रुपया है। जब ए काम समाप्त कर लेता है उसे कुल 63 रुपए मिले। यार आप बताइए जरा सोचकर, एक
एक दिन में 3.5 रुपए मजदूरी लेता है, उसने टोटल 63 रुपए कमाए हैं, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? तो टोटल पैसे में एक दिन के मजदूरी से भाग दे दीजिए। ओके ना, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 100, 0 से 0, 7 पचे 7 नमा 5 दूना 10, तो 9 दूना 18 दिन। एक कितना दिन काम किया? 18 दिन। अब आगे बढ़िए, सवाल कहा बी जो है, बी एक दिन में 2.5 रुपए लेता है और बी उस काम को करता है तो मजदूरी के रूप में उसे 75 रुपए मिले। एक दिन में 2.5 रुपया, तो 75 रुपए कमाने के लिए कितने दिन काम करना होगा? 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 2 0 चिपका दीजिए, 1 0 से 1 0, 25 तिया 75 यानी 10 तिया 30 दिन। तो यार ए ने टोटल 18 दिन काम किए, बी ने 30 दिन, तो टोटल काम हो गया कितना? 90। तो 18 पचे 90, 30 तिया 90। क्लियर है बा? अब जरा एक चीज बताना, ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम करेगा, कै दिन में करेगा? तो 90/8 यानी 45/4 दिन में पूरा काम फिनिश कर देगा। सवाल में कहा कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करे तो काम की लागत क्या होगी, यानी टोटल कितने रुपए कमा कर ले जाएगा, ये सवाल में पूछा है। तो जरा देखिए यार, ए एक दिन में 3.5 रुपया लेगा, बी एक दिन में 2.5 रुपए लेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 6 रुपए। दोनों मिलकर एक दिन में कितना लेगा? 6 रुपए। ए और बी दोनों को मिलाकर एक दिन का मजदूरी है 6 रुपए, एक दिन में 6 रुपए, और दोनों ने मिलकर काम किया 45/4 दिन तक। एक दिन में 6 रुपए, तो 45/4 दिन में कै रुपए? 45/4 से गुणा कर दीजिए, तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, 1 13, 135/2 यानी 2 छक 12, 2 सते 14, 2 पचे 10, 67.5 रुपया। ओके ना, ऑप्शन है। देखिए, का स्थिर जल में नौके की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। का धारा की चाल के साथ यानी धारा की दिशा में 100 किलोमीटर यात्रा करने पर कितने समय लगेगा? यार 100 किलोमीटर धारा के दिशा में जाइएगा तो समय कितना लगेगा? समय होता है दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में जाना है तो चाल जोड़कर 20 + 5 कितना? 25, चौक 100 यानी कि 4 घंटे। ऑप्शन सी। देखिए, सवाल का 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष घट जाती है। यार 45 व्यक्ति का औसत 1/9 घट जाता है तो योग कितना घट जाएगा? तो आप लोगों को पता है सर, योग होता है औसत गुना संख्या। 9 पचे 45 यानी योग में 5 वर्ष की कमी हो जाएगा। 45 व्यक्ति के औसत में 1/9 वर्ष का कमी, तो योग में कितना? औसत गुना संख्या 9 पचे 45 का कमी होगा। का उनमें से एक 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, कहने का मतलब हुआ 60 वर्ष वाले व्यक्ति को ग्रुप से भगा दिए और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को लेकर आ गए। तो 60 वर्ष वाला को निकाल दिए तो जो गया वो अपना एज लेकर जाएगा, तो माइनस। शामिल होगा तो एज बढ़ेगा यानी प्लस, ग्रुप से निकलेगा एज घटेगा यानी माइनस। अब यार देखें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, सेम साइन है, चिन्ह समान है, तो डिफरेंस घटाकर कितना? 55 ईयर्स। और ये जो डिफरेंस आया ये आने वाले नए व्यक्ति का एज होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा 2 खंभा x मीटर की क्षैतिज दूरी पर स्थित है, एक खंभे की ऊंचाई दूसरे के 2 गुनी है। देखें यार, 2 खंभा जो है एक क्षैतिज पर x मीटर के दूरी पर है। ये दोनों खंभों के बीच का डिस्टेंस दिया है x मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है x मीटर। और आगे इसने बोला कि एक खंभे का हाइट जो है दूसरा से 2 गुना है। अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट कितना होगा? 2h होगा। क्लियर है? बात मानते हैं आप लोग। चलिए, अब आगे सवाल में कहा यदि उनके पाद के मध्य बिंदु से, पाद कहने का मतलब हुआ बेस, आधार, दोनों खंभों के आधार के मध्य बिंदु से का या मिड पॉइंट से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। तो यार इस मिड पॉइंट से इस खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण,
और इस मिड पॉइंट से इस खंबे के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ये वाला जो उन्नयन कोण है, ये परस्पर क्या है, पूरक है। पूरक कहने का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, अगर एक थीटा होगा तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। मानते हैं बात? चलिए यार, इस ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखें तो इस ट्रायंगल में, अच्छा एक चीज और यार, ये पूरा लंबाई x मीटर है और ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x/2 और ये वाला भी x/2। तो इस ट्रायंगल को अगर आप गंदी नजरों से देखें यार, तो इस ट्रायंगल में tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, p/b यानी 2h/x/2, बट्टा वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4h/x। क्लियर है बा? अब इस ट्रायंगल को गौर से देखें, यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यार, tan थीटा p/b यानी h/x/2, तो ये हो जाएगा 2h/x। क्लियर है बा? यार tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर 4h/x। यार यहाँ cot थीटा आपको पता है, यहाँ tan थीटा आपको पता है, और ये भी आपको पता है कि सर tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है ना, ये 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। अब यार देखें tan का वैल्यू कितना है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। tan का वैल्यू कितना है, 2h/x है, इंटू cot का वैल्यू 4h/x बराबर 1। 4 दूना 8, h² बराबर x² हो जाएगा। हमको h चाहिए तो h² बराबर x²/8, तो h बराबर स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल हो जाएगा x² का वर्गमूल x, 8 का वर्गमूल 2√2 आंसर। और यही पूछा है छोटे खंबे का हाइट यानी x/2√2 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए देखिए यार, इस सवाल में भी थोड़ा सा सुधार का जरूरत है यार, ये ऐसे है। अब तो आप लोग कर ही लेंगे यार। ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने पर 72 हो और उनके बीच का डिफरेंस 1 हो तो 9 और 8, अगर प्लस प्लस करके दिया तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर यानी कि 9, माइनस माइनस होता तो छोटा वाला यानी कि 8। अब देखिए आ जाओ 29 पे, काफी आसान सा सवाल था। का इसमें यार 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। यार 48 को विभाजित करने वाले जितने भी नंबर है ना, उन सब का माध्यिका ज्ञात करना है। तो यार 48 को डिवाइड करने वाला सबसे पहला नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5 से तो कटेगा नहीं, 6, 8 6 48, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 से कटेगा, 13 14 नहीं 15 16 से, फिर 16 से 24, 24 के बाद कितना 48। ओके ना? टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 3 6 3 9 1 10। अब का यार इसका माध्यिका निकालना, आप लोगों को पता है माध्यिका जब भी निकालना हो तो सीरीज जो होगा वो बढ़ते क्रम में अरेंज होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी ये बढ़ते क्रम में तो है ही। दूसरा चीज, माध्यिका कहने का मतलब होता है बीच वाले नंबर का एवरेज, बीच वाले नंबर का एवरेज। तो यहाँ टोटल 10 नंबर हैं, बीच वाला नंबर पता कर लीजिए। तो 10 में है तो यार 4 इधर से कैंसिल हो गया, 4 नंबर इधर से कैंसिल हो गया, बीच में बच गया क्या नंबर, 2 नंबर। माध्यिका निकालना है तो इन दोनों का एवरेज, बट्टा में 2 14/2 कितना 7। अगर 1 नंबर होता तो वही माध्यिका हो जाता, 2 नंबर है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए का वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो यार वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो उसका व्यास कहलाता है, और ये 2018 ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। देखिए यार वृत्त में कहीं भी परिधि को दोनों तरफ मिलाने वाली जो लाइन होता है ये जीवा कहलाता है। कहीं से भी अगर आप खींच दीजिएगा, कहीं से भी, सब जीवा है। लेकिन वृत्त में जो सबसे लंबी जीवा होती है वो सेंटर से, ये सवाल भी हो सकता है, कई बार आ सकता है आसान से एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में, कि जो
सबसे बड़ी जीवा होता है, वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो कहाँ से गुजरता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होगा ना वो वृत्त के सेंटर से गुजरेगा, और वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वही वृत्त का व्यास कहलाता है। क्लियर है ना? तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।